हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंडियन स्टूडेंट। तो आज है रोटेशनल डायनामिक्स का पार्ट 7। तो अगर आपको ये पार्ट 7 पसंद आता है तो इसको लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करना कि हमसे क्या गलती होती है, और शेयर भी कर देना दोस्तों। और हाँ, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो। पहले मैंने बताया था कुछ रोटेशनल डायनामिक्स पार्ट 5 या पार्ट 6 में कि मेरे इतने फॉलोवर्स है, अभी उससे डबल ट्रिपल फॉलोवर्स बढ़ गए। तो जल्दी जल्दी मुझे फॉलो करते जाओ, और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाओ ताकि मेरी ये जो पीडीएफ है वो मिलती रहे आपको। ओके, तो अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक कवर इन दिस लेक्चर, पहले ही मैंने बोला था रोटेशनल डायनामिक्स के पार्ट 6 में कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन अभी ये लेक्चर में करेंगे, मतलब अगले लेक्चर में, मतलब यही लेक्चर आज ये वो यानी। लेकिन इसमें भी हम पूरा नहीं करेंगे, इसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ पॉइंट मास तक करेंगे। फिर अगले लेक्चर में वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ रिजिड रॉड, क्योंकि आपको समझना भी चाहिए अच्छे से, और ज़्यादा बड़ा लेक्चर भी नहीं होना चाहिए इसलिए। तो देखते हैं टॉपिक। सबसे पहले प्रीवियस कंसेप्ट बताएंगे। अब प्रीवियस कंसेप्ट के अंदर क्या, पोटेंशियल एनर्जी बताएंगे, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन के डेरिवेशन में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आएंगी, और उसको अगर आपको इस्तेमाल करते नहीं आया तो फिर वो आपसे डेरिवेशन नहीं होगा। इसलिए पहले प्रीवियस कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उसकी डेफिनेशन, उसके बारे में। वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ पॉइंट मास, ये डेरिवेशन है, लेकिन इस टॉपिक के 3 डेरिवेशन है। सबसे पहले निकालेंगे टेंशन एंड वेट mg एट अपर मोस्ट पॉइंट, फिर निकालेंगे टेंशन एंड वेट mg एट लोअर मोस्ट पॉइंट, फिर निकालेंगे टेंशन एंड वेट mg एट मिडल ऑफ द वर्टिकल सर्कल। ये टेंशन मत लो, मतलब टेंशन ये सिखा दूंगा मैं, सिखा ही रहा हूँ अभी। नेक्स्ट स्लाइड चलते जाएंगे जब तक। चलो नेक्स्ट। तो चलो अभी देखते हैं प्रीवियस कंसेप्ट, जो मैंने बोला था पहले फर्स्ट स्लाइड के अंदर। प्रीवियस कंसेप्ट कौन से प्रीवियस कंसेप्ट सीखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी which is stored within the object that depend upon the position from the ground position or the mean position। इसका मतलब क्या है कि मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने हाइट h पे है, कोई भी हो, समझो ये बॉल है, तो ये बॉल ऐसा स्टूल पे खड़ा है, स्टूल है कि कोई भी एक है स्टैंड जिसपे खड़ा है ये, तो ये क्या है, एक हाइट h, ग्राउंड से हाइट h पे है ना, हाइट, ये समझो ग्राउंड पोजीशन है उसकी, तो ग्राउंड पोजीशन से हाइट h दूरी पर है ये बॉल, तो यानी इस पे पोटेंशियल एनर्जी लगेंगी। यानी सिंपल सा डेफिनेशन ये है उसकी कि कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ग्राउंड पोजीशन से या फिर मेन पोजीशन से कोई हाइट h में हो या फिर डिस्टेंस x में हो, तो वो एनर्जी स्टोर कर देता है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करता है, वो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो डेफिनेशन समझ गई? क्या बोला, जब भी कोई ऑब्जेक्ट लिफ्ट होता है, यानी ऊपर नीचे कहीं भी, या फिर स्प्रिंग के केस में अगर वो डिस्टेंस x चेंज कर रहा है, तो उस पे एनर्जी स्टोर हो जाती है, और वो स्टोर एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। नहीं जानते, अगर नहीं अभी समझा तो अभी बहुत सीखेंगे अभी इसके बारे में। देखो अभी दूसरा एक और केस लेंगे। समझो ये टेबल है, और ये टेबल के ऊपर बुक रखी है, ये टेबल के ऊपर बुक रखी है, और ये ग्राउंड पोजीशन हम किसको मान लेते हैं, जमीन को मान लेते हैं। हम जमीन के ऊपर ही टेबल रखेंगे ना, हवा में तो नहीं रहेगा टेबल। तो ये समझो ये मेरी ग्राउंड पोजीशन है। तो ये ग्राउंड पोजीशन से लेकर जहाँ हमारी बुक है उस दूरी तक को मैं बोल देता हूँ आर। अभी
ये बोल दिया आर। तो बोलो इसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी लगेंगी? तो हाँ भाई पोटेंशियल एनर्जी लगेंगी, क्योंकि मैंने बोला था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने हाइट एच दूरी पर है, हाइट एच दूरी पर बोल रहा हूँ, हाँ ग्राउंड पोजीशन से हाइट एच दूरी पर रहना चाहिए, ना कि ग्राउंड पोजीशन पे रहना चाहिए। ग्राउंड पोजीशन से हाइट टच दूरी पे है, या फिर स्प्रिंग के केस में बोला जाए तो मेन पोजीशन से डिस्टेंस x दूरी पर है, तभी पोटेंशियल एनर्जी लगती है। और ये याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी रेस्ट पे ज्यादा लगती है, सॉरी रेस्ट पे ही लगती है, ज्यादा नहीं, रेस्ट पे ही लगती है। क्या बोला? पोटेंशियल एनर्जी रेस्ट पे ही लगती है। जैसे कि इसका भी एग्जांपल, वापिस से कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं अपन। तो ये बॉल है, ये बॉल इसे एक बिल्डिंग के ऊपर रखा है, एक पूरी बिल्डिंग है ये। तो यहाँ से यहाँ इसकी दूरी कितनी है? h दूरी पे। समझो इस बिल्डिंग की पूरी हाइट कितनी है? h। तो ये h दूरी पे यानी बॉल रखा है। और मैंने क्या बोला कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने ग्राउंड पोजीशन से लिफ्ट करता है या फिर मेन पोजीशन से डिस्टेंस x दूरी पर जाता है, तो उस पे पोटेंशियल एनर्जी लगती है। दूसरा क्या बोला कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रेस्ट पे लगती है। तो ये समझो h दूरी पर है, यानी इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। अभी समझा? तो अगर नहीं समझा तो बहुत और एग्जांपल लेंगे अपन, टेंशन मत लो। फॉर एग्जांपल ये देखो, दिस बुक इज ऑन टेबल। अभी बुक वाला एग्जांपल मैंने समझाया था कि टेबल के ऊपर बुक रखी है, यानी बुक जो है हाइट एच दूरी पर थी, और हाइट एच दूरी पर यानी ऑब्जेक्ट लिफ्ट है ग्राउंड पोजीशन से, और ग्राउंड पोजीशन से जब ऑब्जेक्ट लिफ्ट है, या फिर स्प्रिंग के केस में बोला जाए तो मीन पोजीशन से डिस्टेंस एक्स पे, वो स्प्रिंग का ठीक है छोड़ो, अभी ग्राउंड पोजीशन से डिस्टेंस एच पे है, तो इस पे पोटेंशियल एनर्जी लगती। कुछ न कुछ डिस्टेंस रहना चाहिए बट ग्राउंड पोजीशन से, तभी तो लगती है, और रेस्ट पे लगेंगी। दूसरा केस है द वाटर बिहाइंड द डैम। अब देखो ये समझने के लिए, ये समझो डैम है और यहाँ वाटर है। ऐसा वाटर है, तो जब ये डैम के अंदर लॉक है, तो वाटर क्या रहेगा? तो वाटर ऑलमोस्ट रेस्ट भी रहेगा। ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहे क्योंकि पानी चलते रहता थोड़ा, लेकिन फिर भी इसमें पोटेंशियल एनर्जी लगती है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट रेस्ट पे, मतलब थोड़ा तो रेस्ट पे है ही ना। समझो मैं अगर डैम खोल देता हूँ, अगर ये डैम खुल गया, अगर ये डैम ऐसा खुल गया, तो पानी पूरा ऐसा बहने लग जाएगा, यानी अब पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी, अब वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही है। यानी कहने का क्या मतलब है, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे और हाइट एच, देखो अब पानी का भी वाटर लेवल कुछ होगा ना, समझो कुछ भी बोल दो, अभी 2 मीटर था, यानी ये 2 मीटर ग्राउंड पोजीशन से दूर है वाटर, यानी इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी लग रही है। तो यही था उसका एक्सप्लेनेशन कि पोटेंशियल कब लगती है, जब ऑब्जेक्ट लिफ्ट हो ग्राउंड पोजीशन से। और अभी स्प्रिंग का मैं कब का बोल रहा था, तो स्प्रिंग का भी देख लेते केस। स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम द मेन पोजीशन। अब देखो स्प्रिंग, ये स्प्रिंग रखिए, काइनेटिक एनर्जी अभी मत पढ़ो, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग से बॉक्स अटैच है, तो अभी बॉक्स कुछ हिल नहीं रहा है किधर भी, यानी ये इसकी मेन पोजीशन है। अब हमने इसकी मेन पोजीशन से थोड़ा इसको डिस्प्लेस किया, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हमने एक्सट्रीम पोजीशन पे लाए, थोड़ा डिस्प्लेस किया, कुछ एक्स डिस्प्लेसमेंट किया हमने। हम एक्सट्रीम पोजीशन में बोल रहा हूँ कि एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं है, ये सिर्फ एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो हमको कुछ फोर्स यहाँ पे महसूस होती है, फिर भी हम उसको पकड़े रखते हैं, यानी ये ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे है और यहाँ पे फोर्स भी लग रही है, वो स्ट्रेच हो रहा है, यानी इस पे भी पोटेंशियल एनर्जी लगती है। पर इस पे कौन सी पोटेंशियल एनर्जी लगती है? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो यही था पूरा पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट।
क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? सिंपल डेफिनेशन याद रखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हाइट एच दूरी पर है ग्राउंड पोजीशन से, ग्राउंड पोजीशन हमेशा याद रखना ग्राउंड पोजीशन से ही बोलेंगे, या फिर डिस्टेंस एक्स दूरी है मीन पोजीशन से, तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी लगती है, एनर्जी स्टोर होती है, वो एनर्जी स्टोर होती है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। एग्जाम्पल देख ले बुक के ऑन टेबल, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो हाइट एच पे दूरी पे। ठीक है, अभी मैं पूरा समझ गया होगा पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी समझते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है? वो बहुत सिंपल है, द एनर्जी विच पजेस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो मैं काइनेटिक एनर्जी इतना डीप में नहीं समझाऊंगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है ही इजी। क्या है इसकी डेफिनेशन? काइनेटिक एनर्जी कब लगती है? काइनेटिक एनर्जी कब लगेंगी? जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, जब ही हमारी लगती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कब लगती है? जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, यही याद रख लो बस। बाकी ये डेफिनेशन आनी थोड़ी ना वाली है, सिर्फ ये समझ लो कि काइनेटिक एनर्जी कब लगेंगी? जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। सिंपल। अभी इन दोनों को अभी मैं मिला के बताऊंगा, जो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी हमको ऐसा ही करना है। एक केस सुन लो अभी कि समझो ये ऑब्जेक्ट इसी ग्राउंड पोजीशन पे ही है और ये कुछ हाइट h दूरी पे गया, और मतलब हमने इसको हाइट h दूरी पे फेंक दिया और ये यहाँ पे पहुंच गया ऊपर, और ये ऊपर इस पॉइंट पे गया तो वापस से वो नीचे आने लग गया, लेकिन इस पॉइंट पे हमने मार्क कर लिया, इस पॉइंट पे हमने मार्क कर लिया B, इस पॉइंट पे मार्क कर लिया A। तो अब हम क्या करेंगे? अब पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, मतलब किस पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो। तो हम निकालेंगे कैसे? देखो, ए पॉइंट है, समझो ये ए की, अभी ये छोड़ दो, ये देखो ही मत कि ये था, समझो यही है। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, पॉइंट नहीं बोलता हूँ, ये बॉल अभी रेस्ट पे, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी लग रही है? इस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी लग रही है? तो तुम बोलेंगे वो रेस्ट पे है, पर भाई वो ग्राउंड पोजीशन पे है। तो मैंने बोला है कि ग्राउंड पोजीशन से ग्राउंड पोजीशन तक का डिस्टेंस यानी कितना? 0, क्योंकि वो ग्राउंड पोजीशन में ही है। और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी लग रही है, ये कोई बताओ? चलो ठीक है, मैं क्लू दे देता हूँ कि इनिशियली जो था वो रेस्ट पे था, तो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी लगेगी? आप सबको समझ गया होगा काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी 0, क्योंकि भाई वो इनिशियली तो रेस्ट पे था, तो काइनेटिक एनर्जी भी कहां से लगेगी? अब समझो ये बॉल यहाँ से यहाँ पहुंच गया, किधर से किधर पहुंचा? ऐसा पहुंच गया वो, और ये पॉइंट पे आ गया। तो ये पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी लग रही? अब देखो, अब पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ लगेंगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कब लगती है? जब कोई ऑब्जेक्ट हाइट एच पे, और ये हाइट एच पे है, तो कितनी लगेंगी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रख लो अभी, mgh। क्या है? mgh। और जरूरी नहीं एच वही रहेगा, एच की जगह आर भी दे सकते हैं। फिर एच यानी क्या? ग्राउंड पोजीशन से कितनी दूरी पर है वो। तो समझो ये m दूरी पर था, तो इसका आंसर सॉरी n दूरी पे था, क्योंकि m n दोनों सेम हो जाएंगे, mm। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? mgn। पर अब काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी? तो देखो, अगर कैच कैच खेले हो अकेले में, तुमको पता है कि अगर तुम बॉल फेंकते हो ऐसा, तो कुछ जाता है ऊपर, और कुछ थोड़ी देर बाद वो वापस से पलट जाता है, यानी इस टाइम पे एकदम स्पीड इसकी 0 हो जाती है, फिर 0 होने के बाद वापस से वो इधर आने लग जाता है, यानी इस टाइम पे स्पीड 0 हो गई, यानी काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv²। यानी इस पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। यानी इस पे सिर्फ mg यानी लग रही थी अभी के लिए। तो ये ऐसे ही हमको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में करना है, हमको पॉइंट बताना है कि ए पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, बी पॉइंट पे क्या लग रही है। तो ये अभी मैंने पूरा एक सिनॉप्सिस दे दिया उसका भी, और एक प्रीवियस कंसेप्ट भी सिखा दिया पूरा कि क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, क्या होती है काइनेटिक एनर्जी।
अभी नेक्स्ट इसमें बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देख लो इसका। देखो एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, क्या मैंने बोला एग्जाम्पल, एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट ले लो। चलो ठीक है नेक्स्ट। अब पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सो व्हाट इज द वर्टिकल सर्कुलर मोशन? क्या है? द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट परफॉर्म द सर्कुलर मोशन इन द वर्टिकल पाथ इज नोन एज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये तो कितना सिंपल है। देखो ये कोई सर्कल है समझो, तो ये सर्कल से यहाँ बॉल है समझो, तो ये बॉल क्या कर रहा है? ये ऐसा सर्कुलर पाथ कर रहा है। तो हम वर्टिकल क्यों बोल रहे हैं? वर्टिकल यानी कुछ ऐसी डायरेक्शन में कर रहा है। हॉरिजॉन्टल बोलते थे तो वो कुछ ऐसा करता था। देखो वर्टिकल बोल रहे इसलिए वो कुछ ऐसा कर रहा है वर्टिकल। तो यही फर्क है। हॉरिजॉन्टल बोला तो हम ऐसा ऐसा शेप बनाते थे और वर्टिकल बोले तो हम ऐसे शेप बनाते थे। अगर मेरी ड्राइंग से नहीं समझ आया तो ये वाली ड्राइंग देख लो। ये देखो इसमें भी ये ऐसा वर्टिकल सर्कुलर, मतलब स्ट्रिंग से अटैच रहेगा बॉब। जरूरी नहीं स्ट्रिंग से, ये अभी स्ट्रिंग से अटैच है वो, और ऐसा वर्टिकल सर्कल करेगा। सर्कुलर मोशन ही करेगा पर वर्टिकल सर्कुलर पाथ में। इसको हम वर्टिकल सर्कल बोलते हैं। ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन दो टाइप के होते हैं। एक देखो सबसे पहला होता है कंट्रोल वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कंट्रोल वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब ऐसा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है और वो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं रहता। फॉर एग्जांपल देखो ये ऊपर जा रहा है, ये ऐसा ऊपर जा रहा है यानी इसको mg अपोज कर रहा होगा। ये देखो ये पॉइंट पे समझो mg इधर लगा, देखा ना मेरे मेरे जहां मैंने किया था वहां इस पॉइंट पे mg ऐसा लगेगा, ऐसा यानी mg उसको अपोज कर रहा है, यानी ग्रेविटी उसको अपोज कर रही है, यानी उसकी स्पीड कम होती जाएंगी। तो ये अनकंट्रोल रहेगा वो भी बताएंगे, लेकिन कंट्रोल चाहिए हमको, यानी जिसमें स्पीड कांस्टेंट है। समझो कार है तो कार की स्पीड बढ़ा के ग्रेविटी को बराबर हैंडल कर सकते हैं, पर बॉब के केस में नहीं होगा। तो बॉब जो है अनकंट्रोल वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आता है। देखो जैसे ये अनकंट्रोल क्या है? जिसमें स्पीड वेरी होती है टाइम में और ग्रेविटी पे डिपेंड रहती है। यानी ग्रेविटी अगर ज्यादा है, यानी इधर ज्यादा है, यानी अगर नीचे वक्त आएगा तो नीचे ग्रेविटी उसकी मदद करेंगी। रुको उसमें बताया ही नहीं क्या, वो स्लाइड चली गई। ये ऐसा था तो वो जब नीचे जाएगा तो ग्रेविटी उसको और मतलब ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही प्लस उसका भी एक फोर्स लग रहा, यानी दोनों फोर्स प्लस हो जाएंगे। और इधर क्या हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स अपोज हो रहा है, इधर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही और इधर अपना फोर्स लग रहा। तो ये केस के वजह से हो रहा है वो, यानी इधर पूरा ऑब्जेक्ट टोटल डिपेंड है ग्रेविटी पे। तो ये था वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ पॉइंट वहां देखेंगे, यानी बॉब का केस। देखो क्या क्या है इसमें। टेंशन एंड वेलोसिटी एट अपर पॉइंट। सबसे पहले अपर मोस्ट पॉइंट की टेंशन और वेलोसिटी निकालेंगे। सब सिंपल है तीनों डेरिवेशन, अगर अभी अभी ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट समझ गए तो। चलो अभी चालू करते हैं। ये देखो ये डायग्राम है। अब तुम्हारी जो टेक्स्ट बुक में डायग्राम है वो पता नहीं, मुझे तो पहले पहले तो समझिश नहीं थी, मतलब मैं भी जब 12th में आया था वो पता नहीं इतना कॉम्प्लेक्स क्यों किया उन्होंने, जबकि इतना कॉम्प्लेक्स करना नहीं चाहिए था। इसलिए मैंने उसको इजी वे में अभी बता के बताया। चलो देख लेते हैं अभी। वर्टिकल वेलोसिटी एंड टेंशन एट uppermost point. Consider the bob of mass m is performing vertical circular motion. Let C be the center of the circle. ये तो देख ही लूंगा, C सेंटर है, मास m है। At any position of bob there are only two forces. अब बताओ कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं? तो क्या देख तो लिया। फिर भी देखो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे कौन सी फोर्स लगती है? सबसे पहले ये देखो स्ट्रिंग पे कौन सी फोर्स लगती है, तो स्ट्रिंग पे हमेशा टेंशन फोर्स लगती है।
और सिर्फ स्ट्रिंग पे ही टेंशन फोर्स लगती है। क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग पे हमेशा टेंशन फोर्स लगती है और स्ट्रिंग पे ही हमेशा, बाकी और कुछ में टेंशन फोर्स नहीं लगती। और mg क्या है, mg तो मैंने वही बोला ही है, वो यूनिवर्सल है। क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हमेशा mg नीचे लगेंगी, उसका कोई डायरेक्शन, उसका कोई ऐसा फिक्स डायरेक्शन नहीं रहता, जहाँ मतलब जैसे टेंशन है, टेंशन समझो इधर रहता था अभी, सॉरी रुको वापस बताता हूँ। समझो बॉब इधर रहता था स्ट्रिंग से अटैच, तो टेंशन अभी ऐसा हो जाता था, पर mg ऐसा ही रहेगा जैसा पहले लग रहा था। देखो इधर, वैसे इधर भी वही लगेगा। देखो कौन सी फोर्स लग रही है, वेट mg और टेंशन फोर्स। और ये दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, ये दोनों फोर्स देखो एक ही डायरेक्शन में और वो सेंटर के टूवर्ड जा रहे हैं, यानी ये सर्कुलर मोशन हेल्प कर रहे करने में, यानी यही है सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने बहुत बार बताया कि अगर कोई ऐसा फोर्स, एक सर्कल ले लेते हैं ऐसा, अगर कोई फोर्स ऐसे डायरेक्शन में है, एक ही सेंटर के डायरेक्शन में आ रहा है, या फिर किसी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से देख लेते कि अगर वो सेंटर के डायरेक्शन में आ रहा है, यानी उसको ही सेंट्रीपिटल फोर्स ले लो, मैंने बिंदास बोला था। या फिर या अगर यहाँ पे भी एक फोर्स है तो उनका रिजल्टेंट हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दो ही केस बनेंगे सर्कुलर मोशन में। देखो यहाँ पे बस दो जुड़ गए, दो फोर्स को जोड़ा दो, एक ही फोर्स समझ लो इसको, दो फोर्स जुड़ गए ये, इनको एक ही फोर्स समझ लिया तो वही आ जाएगा जैसा मैंने सिखाया था। देखो अकॉर्डिंग टू फिगर mg प्लस टी इक्वल mv स्क्वायर बाय r, फिगर के अकॉर्डिंग वो क्या बता रहा है कि हमारे जो mg प्लस टी है, दोनों फोर्स मिलकर सर्कुलर मोशन हेल्प कर रही है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। फॉर द मिनिमम पॉसिबल स्पीड एट दिस पॉइंट टेंशन ए बिकम जीरो। अब ये खतरनाक है, ये पूरी लाइन एकदम खतरनाक है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि टेंशन है। अब ये देखो मैं ना क्लियर बोल देता हूँ, ये तुमको समझना नहीं है, ये रट लो, बोल रहा हूँ रट लो ये, क्योंकि अपर मोस्ट पॉइंट पे क्या, अपर मोस्ट पॉइंट पे जो टेंशन आएगा, समझो ये बॉब कुछ ऐसा स्विंग करके गया और ये अपर मोस्ट पॉइंट पे आया, तो इसका टेंशन जीरो हो जाएगा। तो बोलोगे भाई टेंशन जीरो हो गया, यानी टेंशन कब रहता है, जब स्ट्रिंग में ऐसा तान रहता है, मतलब ऐसा स्ट्रेट हो स्ट्रिंग, जब टेंशन जीरो हो गया यानी स्ट्रिंग तो ऐसी स्लैक हो जाएंगी, यानी झोल खाने लग जाएंगी ऐसी, और फिर बॉब ऐसी कुछ गिर जाएगा या फिर ऐसा गिर जाएगा। तो वो गिरता नहीं है, उसका रीजन भी बताता हूँ। वो भी वो गिरता इसलिए नहीं है कि ये पॉइंट पे टेंशन तो जीरो हो गया, पर इसकी कुछ न कुछ वेलोसिटी होती है, इसकी कुछ न कुछ वेलोसिटी होती है वी ए, जो इस बॉल को पुश कर डालती है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पुश कर देती है उसको, और इस पॉइंट पे टेंशन वापस आ जाता है, और इसी के वजह से हमारा बॉल पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर लेता है। क्या बोला मैंने कि अपर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो हो ही जाता है, याद कर लो। लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा था कि टेंशन जीरो हो गया, ये स्लैक हो जाएगा और ये नीचे गिर जाएगा ग्रेविटी से, बट ये ग्रेविटी से इसलिए नीचे नहीं गिरता क्योंकि कुछ न कुछ इसकी वेलोसिटी होती है जो इस बॉल को पुश कर डालती है कुछ पॉइंट तक, और इस पॉइंट पे फिर टेंशन वापस आ जाता है और वापस से बॉल पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर देता है। तो अभी समझा, यानी टेंशन निकल गया हमारा, टेंशन क्या लेना है हमको, जीरो, क्योंकि अपर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या हो जाता है, जीरो, ये याद कर लो, बोला भी। अब हम वेलोसिटी निकालेंगे कि कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, कितनी वेलोसिटी वो पुश करना चाहिए कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाए। तो देखो टेंशन इधर ही कैलकुलेशन कर लेते, देखो ये टेंशन अभी जीरो हो गया, हटा दो इसको, ये देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू आर जी, यानी v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी। देखो
ये हो गया v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी। तो यानी ये इतनी स्पीड होनी चाहिए, अंडर रूट आर जी स्पीड होनी चाहिए जब बॉल अपर मोस्ट पॉइंट पे हो या फिर बॉब अपर मोस्ट पॉइंट पे, ताकि वो वेलोसिटी पुश कर दे और बॉब पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे। देखो अगर v मिनिमम, ये मिनिमम स्पीड ही है सबसे, अगर ये rg से कम रही, थोड़ा कंसेप्ट भी सीख लो कि अगर v मिनिमम rg से कम है अंडर रूट rg से, तो ये बॉल कभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा ही नहीं, ये ऐसा स्लैक मार जाएगा, ऐसा मतलब जाएगा बराबर, इधर तक बराबर जाएगा फिर ऐसा स्लैक मार जाएगा। तो हमेशा v जो रहना चाहिए rg से बड़ा या फिर rg के इक्वल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराना है तो ये था उसका कंसेप्ट। चलो अभी बढ़ते नेक्स्ट। अच्छा टी ए 0 है, हाँ। अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी एंड टेंशन एट लोअर मोस्ट पॉइंट। देखो कंसिडर द बॉब ऑफ मास एम इज परफॉर्म, लेट्स सी बी द सेंटर, वो पढ़ते रहो। फोर्स ड्यू टू टेंशन टीबी इज वर्टिकली अपवर्ड दैट इज टुवर्ड द सेंटर एंड ऑपोजिट टू एमजी। अब देखो मैंने क्या बोला, टेंशन का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, तो टेंशन का डायरेक्शन ऑब्जेक्ट के अपोजिट होता है हमेशा, और जस्ट स्ट्रिंग है वहीं पे लगता है। और एमजी अभी ऐसा, क्योंकि एमजी क्या है, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लगता है। तो ये कुछ ऐसा है, देखो केस कि यहाँ पे फोर्स लग रही है एक F1, यहाँ पे समझो F1 फोर्स लग रही और यहाँ पे F2 फोर्स लग रही। तो मैंने क्या बोला, देखो दोनों सेंटर के अलोंग है और दोनों अपोजिट फोर्स है, यानी ये दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हेल्प करता है सर्कुलर मोशन करने में, यानी ये ही हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएंगी इनका रिजल्टेंट। देखो फिगर देख लो इसका, टीबी माइनस एम जी इक्वल एम बी स्क्वायर। मैंने बोला रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, अभी सिंपल, टीबी माइनस एम जी। ये देखो अगर इसका डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ले लिया और इसका नेगेटिव, तो ये टीबी माइनस एम जी इक्वल एम बी स्क्वायर बाय आर आ जाएगा हमारा। ये है ना, स्टार्टिंग में ही हमने बहुत किए हुए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड में, वॉल ऑफ डेथ में, अभी तो आपको समझ ही गया होगा। हाँ ये बात सुन लो कि अगर मेरी आपने वीडियो नहीं देखी है रोटेशनल डायनामिक की कोई भी पार्ट की, अगर कोई भी पार्ट आपका छूट रहा है, तो मेरी सारी लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाके चले जाओ जल्दी, और वो पहले देखो फिर ये देखो। और ये और एक बात है कि रोटेशनल डायनामिक्स का पार्ट 6 भी देख लेना, क्योंकि उसमें भी अच्छा बताया है। वैसे तो सारी देखो अगर देखी नहीं तो। चलो अभी नेक्स्ट इसमें बढ़ते हैं। बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन एक्सप्लेन न्यू स्लाइड इन डिटेल। अब नई स्लाइड में बताएंगे अच्छे से, पहले ये डायग्राम देख लो, इसी डायग्राम के अंदर ही बताने वाला हूँ मैं। देखो ये है ना हमारा बॉब, हम एनर्जी कंजर्वेशन 2 पॉइंट पे लगाते, पता है ना। अब यहाँ पे ए पॉइंट की, अब हमने ए पॉइंट का सीख लिया है, अपर मोस्ट पॉइंट का क्या था, इसकी वेलोसिटी कुछ अंडर रूट आर जी आई थी और इसका टेंशन क्या आया था 0। अब थोड़ा सा इधर से सीख लो, देखो इस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लगेगी 0, इस पे काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ रहेंगी। अब मैं काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि उसमें 0 बोला था, इसमें क्यों नहीं, क्योंकि ये जो बॉब है वो कुछ ऐसी स्पीड से जाएगा, यानी ये बॉब कोई इनिशियली रेस्ट पे नहीं था, वो इधर से इधर आया, यानी फाइनल वेलोसिटी से गया था। और पहली बात ये ग्रेविटी के साथ, ग्रेविटी भी इसकी मदद कर रही है, यानी ये जो स्पीड है वीबी, या फिर अभी लोअर मोस्ट पॉइंट बोल रहे हैं वेलोसिटी एट लोअर मोस्ट पॉइंट, वो मैक्सिमम स्पीड है, इन सबसे मैक्सिमम स्पीड है लोअर मोस्ट पॉइंट की। तो हमारा ये ए था। अब इस पॉइंट पे हम पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलेंगे, कुछ हाइट पे है, देखो ये ग्राउंड पोजीशन समझो, मैं ये ले लेता हूँ, तो ये कुछ हाइट पे एच, तो इसका कितना आ जाएगा, समझो आर, ये हाँ ये रेडियस आर है ना, एच नहीं, तो आर आर यानी 2r डिस्टेंस पे है, यानी इसका कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू 2r, यानी 2 mgr हो जाएगा। और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी हम
होंगी क्योंकि वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट अपर मोस्ट पॉइंट होती है, इसलिए तो वो पुश कर देती है ताकि टेंशन वापस आ जाए और वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर दे। ये मैंने बोला अभी। यानी इसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, फिर कंजर्वेशन लगाएंगे। कंजर्वेशन लगाते समय ये ध्यान रखो कि हमारी जो टोटल एनर्जी होती है वो इक्वल होती है। अब कैसे होती है देखो, ये बॉल है, इस पे पोटेंशियल, ये समझो ग्राउंड पोजीशन पे, तो इस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लग रही, और अब ये रेस्ट पे नहीं था, तो रेस्ट पे नहीं था यानी काइनेटिक एनर्जी लग रही थी, और पोटेंशियल जीरो यानी काइनेटिक एनर्जी पूरी काइनेटिक एनर्जी थी, यानी काइनेटिक एनर्जी इधर 100% थी। अभी समझो मैं इतना लिख नहीं पाऊंगा, यानी लेकिन सुन तो सकते हो कि पोटेंशियल इस पॉइंट पे, देखो किस पॉइंट पे मैं बोल रहा हूँ बात, इस पॉइंट की बात चालू है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या जीरो होंगी, क्योंकि ग्राउंड पोजीशन पे ही है, और काइनेटिक एनर्जी 100% इसलिए बोला, परसेंट बोला, 100 नहीं, 100% इसलिए क्योंकि वो मोशन में भी है। अब ये इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएंगी, मैंने बताया, क्योंकि इस पॉइंट से अब वो रुक गया हो, यानी काइनेटिक एनर्जी जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, अब हाइट एच पे, हाइट एच पे मतलब वो mgh या फिर कुछ भी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, मतलब पोटेंशियल एनर्जी अब पूरी 100%, यानी होता कुछ ये है कि पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे, सॉरी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती जब वो ऊपर आती तो देखो ये भी 100%, ये भी 100%, यानी इनका टोटल एनर्जी गिने तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी इधर जीरो, और काइनेटिक एनर्जी 100, किधर इधर, अभी इधर कितनी है पोटेंशियल एनर्जी, कुछ ना कुछ है 100, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है जीरो, यानी टोटल एनर्जी क्या हो रही है 100 और 100 ही आ रही है। यानी सिंपल सी बात है कि कोई भी पॉइंट हो, कोई भी, अगर दो पॉइंट के हम बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे तो उनकी जो टोटल एनर्जी होती है वो सेम होती है। क्या बोला मैंने कि अगर हम दो पॉइंट पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं तो उनकी जो टोटल एनर्जी होती है वो सेम होती है। अब देखो नेक्स्ट इसमें पूरा बताएंगे, अभी ये पूरा सिनॉप्सिस बता दिया। अभी देखो ये मैंने लिख के बताया क्योंकि उसके अंदर पूरा नहीं है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में। देखो मैंने क्या बोला, टोटल एनर्जी क्या होती है सेम होती है, इसलिए मैंने क्या बोला, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बी प्लस काइनेटिक एनर्जी बी। यहाँ चालू है मेरा। देखो पोटेंशियल एनर्जी ए क्या हो जाएंगी, एम जी, और एच कितनी दूरी पे है, देखो ए से ए, ये आर डिस्टेंस पे और ये आर डिस्टेंस, यानी 2r, तो 2mg इंटू 2r, और काइनेटिक एनर्जी पता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो हाफ एम वी ए स्क्वायर। पोटेंशियल बी जीरो लिया है, जीरो क्यों लिया पता है, ग्राउंड पोजीशन पे ये इसलिए, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बी स्क्वायर। तो अब क्या है पूरा कैलकुलेशन, अभी यहाँ तक समझ गया तो अभी पूरा कैलकुलेशन देखो, 2mgr प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, इधर क्या 2mgr इधर लिया, बाकी हाफ एम वी स्क्वायर को मैंने इधर लाया, ये प्लस था यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो देखो ये माइनस हो गया, तो एम से एम कैंसल, ये टू देखो ये टू इधर है, ये टू नीचे है, यहाँ पे आएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई पे आ जाएगा, या फिर समझ लो कि ये टू डिवाइड पे यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा देखो 4rg, और यहाँ वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर ही बचा। ये तो पूरा कैलकुलेशन है यार, इसको तो आप कर ही सकते हो, बस समझना क्या था एनर्जी कंजर्वेशन, अगर वो समझ गए आपको तो समझ जाएगा सब कुछ। हम एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, एक पॉइंट की दूसरे पॉइंट की भी निकालते, फिर हम बोलते हैं कि टोटल एनर्जी हमेशा सेम होती है, फिर वो निकालते आ गया, फिर कैलकुलेशन आ गया बस। तो ये भी स्लाइड हो गई मुझसे, लेकिन अगर आप तो पीछे जा सकते हो ना, तो आपसे उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ठीक है, अभी वेलोसिटी एट मिडल चालू करते, वेलोसिटी एंड टेंशन एट द मिडल ऑफ द वर्टिकल सर्कल। Force due to tension is only the force toward the center
weight mg is perpendicular to tension, thus the force due to tension is a centripetal force. देखो सिंपल सा केस है, सेंटर पे फोर्स कौन सी लग रही है, सेंटर पे एक ही फोर्स है अभी, अब mg को तो गिनो ही मत, ये सेंटर है समझो, तो सेंटर पे एक ही फोर्स है, कौन सी फोर्स लग रही है वो, टेंशन, दोनों तरफ देखो, दोनों तरफ टीसी और टीडी मैंने एक ही इसमें बता दिया, क्योंकि दोनों के जो फॉर्मूला आएंगे वो सेम ही आएंगे। देखो दोनों टीसी पढ़ लो, समझो टीसी अभी क्या है, सेंटर के डायरेक्शन में है, यानी मैंने क्या बोला, अगर कोई सेंटर के डायरेक्शन में है तो उसको बिंदास सेंट्रीपिटल फोर्स ले लो। बाय यूजिंग सिमिलर मैथमेटिक्स, यानी क्या है, जैसे हमने एनर्जी कंजर्वेशन इसमें लगाए वैसे इसमें भी लगा लेंगे। देखो टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, हमने सी और बी के बीच में लिया है, आप सी और ए भी यूज कर सकते हैं, कुछ रॉन्ग नहीं आएगा, बराबर ही आएगा। तो एम जी आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मैंने बताया ना, हाँ ये देखो ये नहीं बताया क्या, ये देखो एम जी एच, पोटेंशियल जो एम जी एच होती है, तो यहाँ से हम बी से सी ले रहे हैं, यानी इतना ही डिस्टेंस ले रहे हैं, और सी का डिस्टेंस कितना है आर, तो इसलिए मैंने एम जी आर ही लिया है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 0 प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर। अब वी भी निकाल लिया, क्या आया था, अंडर रूट 5 आर जी, यानी हमको वी भी पता है, एम जी आर तो निकल जाएगा, वी सी आसानी से निकल जाएगा। अभी देखो यहाँ से वापस से एम कैंसिल कर दिया, ये 2 डिवाइड में यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई में, देखो 2 आर जी यहाँ पे पहुंच गया। तो ये कैलकुलेशन करके हमारे वी सी स्क्वायर 3 आर जी आ जाता है, तो वी सी कितना आ गया, अंडर रूट 3 आर जी। अच्छा उसके अंदर मैंने टेंशन नहीं बताया क्या, पर टेंशन कैसे निकलेगा, सिंपल टी माइनस एम जी इक्वल एम वी स्क्वायर देखा था ना अपन ने, वो वेलोसिटी एंड टेंशन एट लोअर मोस्ट पॉइंट का बोल रहा मैं, तो टी माइनस एम जी यानी एम वी बी स्क्वायर है, तो वी बी की जगह अंडर रूट 5 आर जी डाल दो, यानी 5 एम आर जी, आर आर कैंसिल, तो टेंशन कुछ 6 एम जी आ जाएगा, हाँ 6 एम जी चाहता है, तो टेंशन तो आसानी से निकल जाता है जब वेलोसिटी पता है। देखो इसमें इसमें मैंने क्या बोला था कि एक ही फोर्स है सेंटर के डायरेक्शन में, यानी यही सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो टी इक्वल एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर हो, एम वी सी स्क्वायर के बराबर। तो देखो 3 आर जी, वी सी कितना है अंडर रूट 3 आर जी, तो वी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 आर जी, तो 3 एम जी, या एम भी था ना इसलिए हमने जानबूझ के एम नहीं लाया, एम यहाँ पे है, ये आर से आर कैंसिल, आ गया हमारे टेंशन 3 एम जी। देखो वीडियो लेक्चर फास्ट हुआ तो मुझे कमेंट कर देना, मैं स्लो बता दूंगा बाद में। तो ये था आज का लेक्चर पूरा, क्या क्या सीखा हमने आज, पूरे प्रीवियस कंसेप्ट, वर्टिकल सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं, और फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन के तीनों डेरिवेशन सीखे, पॉइंट मास के, वेलोसिटी एंड टेंशन एट अपर मोस्ट पॉइंट, वो एनर्जी कंजर्वेशन निकालते आ गया ना आपको, सिंपल है भाई, टोटल एनर्जी पहले तो आप एक पॉइंट पे समझो, ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी तो निकालते आते होंगे ग्राउंड पोजीशन से डिस्टेंस, तो आर आर थे तो 2 आर डिस्टेंस, वैसे ही था समझो, तो वो है ना प्रैक्टिस पे आएंगे। तो ये अभी क्या करो, मेरा लेक्चर देखने के बाद तीनों डेरिवेशन को वापस से लिखो, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए वो, और एनर्जी कंजर्वेशन आप कभी भूले ना, वो टोटल एनर्जी हमेशा दोनों की सेम रहती है अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा तो, हाँ पोटेंशियल एनर्जी अलग हो सकती है उन दोनों के पॉइंट की, काइनेटिक एनर्जी अलग हो सकती है, बट तो दोनों का जो सम आता है वो सेम ही होता है। तो यही था आज का लेक्चर मेरा, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करना कि मैंने कुछ गलती तो नहीं की, और गलती की तो कमेंट कर दो, और इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया भाई, तो मैंने तो स्टार्टिंग में बोला कर लो भाई फॉलो, अच्छा रहेगा आपके लिए भी, और टेलीग्राम पे तो ज्वाइन करो, मैं टेलीग्राम को कुछ नहीं बोलूंगा जबरदस्ती, क्योंकि टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना ही है, क्योंकि मैं उसमें पीडीएफ भेजूंगा, तो आप जैसे ही ज्वाइन होते जाओगे वैसे टेलीग्राम मेरा इतना ग्रो नहीं है, पर धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा।
तो इसलिए ज्वाइन करते जाओ, वो सब आपके सपोर्ट की वजह से ही ग्रो होगा, तो प्लीज सपोर्ट करो मुझे। ओके, तो मैं अभी ये लेक्चर यहीं एंड करता हूँ। ओके बाय फिर।